Hello बच्चा पार्टी, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, I am going to start section C of paper number 3. तो चलिए start करते हैं बेटा आज का पहला question. What we have given C. It is the question of chapter 3, linear equation in two variable. What we have given 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present age? जब भी बात हो वर्ड प्रॉब्लम की एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो ये बात माइंड में फिक्स कर लो बेटा कि जो भी हमें फाइंड करना होता है उसे हम सपोज करते हैं. यहाँ पे दो पर्सन की बात हो रही है, एक तो जैकब और एक उसके सन की. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और उसकी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years and present age of Jacob's son बी y years. ठीक है, जैकब की प्रेजेंट एज क्या है बेटा x years और जैकब सन्स प्रेजेंट एज भी y years. नाउ सबसे पहले बात हो रही है 5 years hence, मतलब 5 साल बाद की. ठीक है, अभी अगर x years है, मान लो कि आपकी एज अभी 13 years है, तो आफ्टर 5 years क्या होगी बेटा, 13 + 5 दैट मींस 18. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वो ही करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 5 years hence. एक साइड लिखो जैकब, एक साइड लिखो उसका सन. ठीक है, नाउ दोनों में कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, क्योंकि आफ्टर 5 years की बात हो रही है. हमें बोला है जैकब विल बी 3 टाइम्स. जैकब जो है वो इससे कितना होगा, 3 टाइम्स. तो ऑलवेज याद रखना है बेटा कि हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं. ठीक है, ऑलरेडी जैकब 3 टाइम्स है, तो हमें इक्वल टू बीच में रखा है, तो ये बैलेंस करने के लिए 3 कहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे, मतलब कि ऑपोजिट साइड पे, जो है उसके ऑपोजिट साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल से देखते हैं. देखिए, एक साइड है 45, एक साइड है 15. इसे मान लो जैकब और इसको मान लो इसका सन. तो जो जैकब की एज है 45, वो 15 का कितना टाइम है, 3 टाइम्स. बट अगर मैं इक्वल टू रखता हूं बीच में, तो मुझे 3 कौन सी साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड. क्लियर है, तो ये चीज माइंड में फिक्स कर लेना. नाउ मेक अ इक्वेशन. सो इट इज x + 5 3y + 3 5 15. नाउ 3y को इस साइड ले लो, सो x - 3y = 10. गिव इक्वेशन नंबर 1. नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए फिर क्या बोला है, 5 years ago, मतलब 5 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे. तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन बनाते हैं 5 years ago. तो दोनों में से क्या माइनस करना पड़ेगा बेटा, 5, क्योंकि अगर आपकी एज अभी 15 years है, तो 5 साल पहले क्या हुई होगी, 10 years. तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -5. जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स. ये है जैकब, ये है इसका सन. तो जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स. ठीक है, तो 7 कौन सी साइड मल्टीप्लाई करूंगा मैं, उसके सन की साइड, क्योंकि हम इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं. तो x - 5 7y - 7 5 35. सो 7y को ले लो इस साइड, x - 7y -35 + 5, it is -30. Now we have two equation. और यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि एलिमिनेशन करो कि सब्स्टिट्यूशन करो, तो हम कोई भी कर सकते हैं. और जब भी हमारे पास ऑप्शन हो, तो हम ऑलवेज पहली प्रायोरिटी देंगे एलिमिनेशन को, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट ऑप्शन. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो x के कोएफिशिएंट सेम है, डायरेक्टली एलिमिनेशन करते हैं. तो x - 3y = 10, x - 7y = -30. दोनों के साइन सेम, साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे माइनस प्लस. नाउ +x - x कैंसिल आउट,
ये जो 7y है इसका साइन नीचे वाला होता है, तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, बट साइन इज ऑफ ऑलवेज बिगर डिजिट, तो साइन आएगा 7 का, तो 7 माइनस 3 4y, 10 प्लस 30 40, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 4, तो y इज इक्वल टू 10। चलिए y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहां पे लिखो पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1, सो ये क्या होगा, x माइनस 3, y की जगह पे 10 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10, 10 3 जा 30, सो x इज इक्वल टू 40। क्या होगा बेटा, Jacob's present age be 40 years and Jacob's son's present age be 10 years, ये आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Solve the following pair of linear equation by elimination method. What we have to apply? Elimination just अभी किया। चलिए दो इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 3x minus 5y is equal to 4, give result number 1. Now second, 9x 2y को ले लो इस साइड, minus 2y is equal to 7. तो देखिए हमें पता है कि एलिमिनेशन में आइदर हमें x का या y का कोएफिशिएंट सेम करना होता है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन को ऑब्जर्व करूं तो इजीली आई कैन मैच द कोएफिशिएंट ऑफ x। कैसे, इक्वेशन 1 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा क्या हो जाएगा बेटा 9, तो यहां पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विथ 3, तो 3 3 जा 9x, 3 5 जा 15, पूरे इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान में लेना है। काफी बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स की x को ही सिर्फ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, एंड 3 4 जा 12, यहां पे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, तो इट इज माइनस 13y, 12 माइनस 7 5, सो y इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 13, y की वैल्यू क्या मिली बेटा माइनस 5 बाई 13, ठीक है। नाउ put y is equal to minus 5 by 13 in 1, so here it is 3x minus minus plus 5 5s are 25, 13 4s are 52 minus 25 27, x आ जाएगा नीचे 27 3 9 जा, सो x इज इक्वल टू क्या मिला बेटा 9 by 13 इज द करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू मिली हमें 9 by 13, y इज माइनस 5 by 13, ठीक है, सो इट इज योर करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। ये जो टर्म्स दिए हैं यहाँ पे सबसे पहले लिख लो SN की बात हो रही है, SN पे क्वेश्चन मार्क कर दो। जो भी हमें डेटा में दिया होता है साथ साथ में लिखने की हैबिट रखो। नाउ बात हो रही है 51 टर्म्स की, तो n इज इक्वल टू लिख लो बेटा 51 ऑफ एन AP whose second and third terms are, मतलब सेकेंड टर्म क्या है बेटा 14, सेकेंड टर्म को लिखते हैं A2 दैट इज 14, थर्ड टर्म क्या है दैट इज 18, यहां पे लिख लो A3 इज इक्वल टू 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है SN। नाउ SN का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, SN इज इक्वल टू n बाई 2, क्या है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है।
नाउ अगर मेरे पास a है, मेरे पास b है, मेरे पास n है, आई कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ Sn। n तो मेरे पास ऑलरेडी है 51, ठीक है, और a एंड d कैसे मिलेंगे? तो यहाँ पे इसके लिए मुझे दो इक्वेशंस दिए हुए हैं, बिकॉज a2 को मैं लिख सकता हूं a प्लस डी इज इक्वल टू 14, a3 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगर यहाँ पे 3 है तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 18, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। नाउ प्लस ए माइनस ए कैंसिल आउट, 2d माइनस डी, माइनस डी, 14 माइनस 18 माइनस 4, तो d इज इक्वल टू क्या मिला? पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 14, तो a इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 10, ठीक है। a इज इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10। a मिल गया, d मिल गया, इजीली फाइंड कर सकते हैं। 51 डिवाइड बाई 2, 2 a की जगह पे 10 प्लस 51 माइनस 1 d की जगह पे 4, 51 डिवाइड बाई 2, 2 10s are 20, 51 minus 1 that is 50, 54s are, तो इसे मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर आपको किस में करना है बेटा? कमेंट में कमेंट करना है S51। इसका जो भी आंसर आता है आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Show that 0, 6, -5, 3 and 3, 1 are the vertices of an isosceles right angle triangle। देखो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन, यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन आपको दिया है उसमें सिर्फ आइसोस्केल्स ट्राइंगल बोला हुआ है, ठीक है, बट यहाँ पे हमें पूछा है आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें पता होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टी कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 बाय 1 हम हर एक चीज फाइंड करते हैं। जब भी बात आए ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल के वर्टाइसिस की बात हो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा बेटा? ऑल 3 साइड्स वी हैव टू फाइंड। तो मेरे पास 3 वर्टाइसिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड ए बी। अगर ए बी मैं फाइंड करूं, ए बी का स्क्वायर ही डायरेक्टली फाइंड करते हैं, ए बी का स्क्वायर दैट इज x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस माइनस प्लस, 5 का स्क्वायर 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 25 प्लस 9 दैट इज 34। ये हो गया ए बी स्क्वायर। Give result number 1. Now BC square -5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये है B, ये है C। नाउ -8 का स्क्वायर 3 माइनस 1, -8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 दैट इज 68। ये हो गया BC स्क्वायर। लास्ट में AC, AC क्या होगा? तो 0 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 3, 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 9 प्लस 25 एंड 25 प्लस 9 दैट इज 34। AC स्क्वायर क्या मिला मुझे? 34, ठीक है। और अगर मैं ऑब्जर्व करूं 1, 2 एंड 3 को, तो क्या बोल सकता हूं? AB इज इक्वल टू AC बिकॉज AB इज इक्वल टू √34, AC इज ऑल्सो √34। तो सबसे पहले लिखो फ्रॉम 1 एंड 3 AB is equal to AC, so it is isosceles। क्योंकि isosceles में क्या होता है बेटा? 2 sides are equal, और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि AB is equal to क्या है? AC, and BC square is equal to
AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, बिकॉज 34 प्लस 34 क्या होगा 68, ठीक है। तो ये किसके हुए, राइट एंगल ट्राइंगल के। दैट्स व्हाई इट इज एन आइसोस्केल्स राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ पे दो साइड्स भी इक्वल है और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हाइपो, ठीक है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो इन विच, बात आए रेशियो की तो अगेन माइंड में क्या आना चाहिए बेटा, सेक्शन फॉर्मूला। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A of 1 minus 5 B of minus 4 5 is divided by the x axis। कौन डिवाइड कर रहा है बेटा, x axis डिवाइड कर रही है। और ये चीज हम ऑलरेडी इतने सारे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पॉइंट हो x एक्सिस पे तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, x एंड 0, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है बेटा 0। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, हमें ये कोऑर्डिनेट भी फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है। तो एक पेन ले लो, पेपर ले लो और लिख लो कि ऑलवेज ये चीज माइंड में आपको फिक्स करनी है, जब भी बात हो पॉइंट डिवाइड करने की बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, के रेशियो 1 वाला। कौन सा फॉर्मूला बेटा, इट इज इजी फॉर यू। तो यहां पे लिखेंगे पॉइंट P ऑफ x0 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB फ्रॉम A इन K रेशियो 1, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, K रेशियो 1। M1 रेशियो M2 वाला भी कर सकते हो, बट इट इज द इजीएस्ट व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, P ऑफ x0 इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। नाउ k एज इट इज, x2 इट इज x1 y1, इट इज x2 y2, तो x2 की जगह पे आएगा -4 प्लस x1 दैट इज 1 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पे लिख लो x0, यहाँ पे लिखेंगे अगेन k, y2 की जगह पे 5 प्लस y1 दैट इज -5, अपॉन k प्लस 1, ठीक है। क्लियर है। नाउ व्हेनेवर इक्वल टू साइन विल बी देयर ऑन बोथ द साइड, कोऑर्डिनेट्स आर देयर, क्या करते हैं हम, x की कंपैरिजन x के साथ, y कोऑर्डिनेट की y के साथ। तो हियर इट इज x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, यहां पे क्या होगा बेटा, 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। चलिए ऑलवेज क्या करेंगे, जो 0 वाला पार्ट होगा उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले ये k प्लस 1 डिवीजन में से जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 इंटू k प्लस 1 दैट इज 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5, 5 को इस साइड ले लो तो 5 इज इक्वल टू 5k, तो k इज इक्वल टू क्या होगा 5 डिवाइड बाय 5, तो k इज इक्वल टू 1। तो मुझे रेशियो क्या मिला बेटा, 1:1, क्योंकि k की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा तो रेशियो क्या मिलेगा 1:1। नाउ k की वैल्यू को रखो यहां पे तो हमें कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है। सो हियर इट इज -4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4 -3/2, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होगा बेटा, -3/2 0, क्या होगा -3/2 एंड 0, ठीक है। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स एंड इट इज द रेशियो। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Prove that the tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel. तो ये आपका 10.2 का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात हो रही है सर्कल की। Prove that the tangents drawn at the end of diameter. तो यहां पे हम एक डायमीटर ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल का, जिसे नेम दे दो AB। नाउ हमें जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं वो कहां पे करना है? एंड ऑफ द डायमीटर्स पे। और टेंजेंट हमें पता है इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट सर्कल एट वन पॉइंट ओनली। चलिए टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर दिए। हमें क्या दिखाना है कि ये दो होते हैं वो जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, वो दिखाना है। तो कोई भी दो लाइन को बेटा अगर आपको पैरेलल दिखाना है तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि ये पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे, आइदर करस्पॉन्डिंग एंगल, आइदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या फिर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले एंगल्स। ठीक है, अगर मैं इसमें से कोई भी पेयर ये दिखा दूं तो इसका मतलब होगा कि these two are the parallel lines। ठीक है, तो यहाँ पे हम बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा डेटा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्कल विथ सेंटर O एंड डायामीटर AB given, then after PQ and RS are two tangents at the end point of diameter are also given। ठीक है, नाउ हमें एक चीज पता है, क्या है? थियरम 10.1 के अकॉर्डिंग सर्कल की जो रेडियस है वो सर्कल के टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है बेटा? 90 डिग्री का। कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। इसका मतलब एंगल OBP एंड OBQ बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, यहां पे लिखेंगे एंगल OBP एंड OBQ, यहां पे लिख लो 90 डिग्री। यहां पे लिखो थियरम 10.1। सिमिलरली ये साइड भी देखो, OA क्या हुई? सर्कल की रेडियस। नाउ ये इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ भी 90 डिग्री बना रही है, तो OAR इज इक्वल टू OAS। ठीक है, सेम थियरम 10.1। क्लियर है? हमें पता है कि अगर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताना हो तो एक अल्फाबेट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये कौन सा अल्फाबेट बनाता है? Z। ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये जो यहाँ पे ऐसे बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2 एंगल OAR इज इक्वल टू एंगल OBQ। घर से तो लिखा नहीं है, कहां से लिखा बेटा? तो यहां से लिखा, क्योंकि OAR की वैल्यू भी क्या है? 90, OBQ की वैल्यू भी क्या है? 90। तो दोनों क्या हुए? इक्वल। और अगर मैं देखूं तो ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एंगल OAS इज इक्वल टू OBP, ये भी दोनों 90 डिग्री है। और ये भी क्या बना रहा है? देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा है। तो यहां पे बस हो गया हमारा, यहां पे लिखेंगे सिंस इट मेक्स अ pair of an alternate angle we can say that PQ is parallel to RS, और hence proved करके हम ये स्टेटमेंट लिख देंगे।
ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रूव दैट वाला था, बट बहुत ही सिंपल सा था, जहां पे हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमने दिखाए और वो दोनों को इक्वल दिखा के हमने बता दिया कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, दैट्स व्हाई क्या है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, बात हो रही है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल की, तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, सेम सेंटर विथ टू डिफरेंट रेडियस। ठीक है, दो सर्कल का सेंटर सेम होना विथ टू डिफरेंट रेडियस। एक है 13 एंड एक है 8। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो एक सर्कल की रेडियस है 8, एक की है 13। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो स्मॉलर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है बेटा, 8, और ये जो बिगर सर्कल है उसकी रेडियस क्या है, 13। नाउ अ कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल टचेस द इनर सर्कल, और हमें पता है कॉर्ड क्या होता है, अ लाइन सेगमेंट विथ जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल। तो हमें बोला है जो आउटर सर्कल है उसकी कॉर्ड इनर सर्कल को टच कर रही है, ऐसा हमें बोला हुआ है। इनर सर्कल को P पे टच कर रही है, सर्कल का सेंटर O है, ऐसा हमने मान लिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेटा कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर सेम है, दैट इज O। स्मॉलर सर्कल की रेडियस 8, बिगर सर्कल की रेडियस 13। फिर हमें बोला था कि बिगर सर्कल की जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, वो भी करवा दिया। फाइंड द लेंथ ऑफ दैट कॉर्ड, हमें क्या फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करनी है। तो अगर मेरे पास P का वैल्यू आ जाए, मतलब PB का वैल्यू आ जाए ये वाली, तो AB क्या होगा, इसका डबल, ये हमने पढ़ा था 9th में। नाउ PB कैसे मिलेगा, तो मुझे पता है कि ये जो लाइन है वो सर्कल को, स्मॉलर सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये स्मॉलर सर्कल के लिए हुआ टेंजेंट, और रेडियस जो है वो टेंजेंट के साथ कितने का एंगल बनाती है बेटा, 90 डिग्री का। और जब भी बात हो एक एंगल 90 की तो ये हो जाता है राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास एक ही चीज है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। तो बस वही अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा लिख लेना, मैं डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूं। तो इन ट्राइंगल OPB by using Pythagoras theorem, OP square plus PB square is equal to OB square. Now OP is 8, PB we have to find, and OB is 13. 8 का स्क्वायर 64 प्लस PB स्क्वायर एज इट इज 169. सो PB स्क्वायर इज इक्वल टू, तो PB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 5 0 105. तो PB इज इक्वल टू क्या होगा, √105. हमें तो फाइंड करना है AB, तो यहां पे लिख लो AB इज इक्वल टू 2 इंटू PB, 2 इंटू √105. इट इज योर आंसर। और कुछ यूनिट नहीं दिया है तो डायरेक्टली ऐसे यूनिट लिख दो। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी बेटा, 2 इंटू √105 यूनिट। इज दैट क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the modal monthly expenditure of the families. मतलब कि फाइंड करना है मोड फाइंड करना हो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी को रख लेते हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई H। नाउ L क्या होता है, तो सबसे पहला काम होता है मॉडल क्लास फाइंड करना। मॉडल क्लास क्या है मेरा, 1500 टू 2000, क्योंकि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो वाले क्लास को हम बोलते हैं मॉडल क्लास।
तो यहाँ पे सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है 40। नाउ L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लिख लो 1500 प्लस F1 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 40। F0 तो 1 के ऊपर आता है 0 दैट इज 24 अपॉन 2F1 2 into 40 माइनस F0 24 माइनस F2 इट इज योर F2 1 के नीचे आता है 2 तो F2 33 H दैट इज क्लास डिफरेंस। क्लास डिफरेंस दोनों में कितने का है 500 का, इट इज 500। नाउ 1500 प्लस 40 माइनस 24 16 80 माइनस ये क्या होगा 57 मल्टीप्लाई 500। इसके बाद तो आप कर ही लोगे ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन देन आफ्टर डिवाइड बाय 23 और उसको 1500 में ऐड करो, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा मोड वैल्यू। तो इसका आंसर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू कमेंट इट, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टू डाइस, वन ब्लू एंड वन ग्रे, यहां पे बात हो रही है दो डाइस की, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, यहां पे फोकस करना है द सम ऑफ टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस। देखो जब भी बात आए दो डाइस की तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। सबसे पहले हमें पता है कि एक डिजिट पे कितने, मतलब एक डाइस पे कितने डिजिट होता है 6 फेसिस, तो 6 रेज टू 2, क्योंकि यहाँ पे कितने डाई की बात हो रही है दो डाई की, ठीक है, तो 6 रेज टू 2 दैट इज 36। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहले डाई पे भी 1 आया, दूसरे डाई पे भी 1 आया, या फिर पहले डाई पे 1 इस पे 2, ऐसे अलग अलग होके 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, after that 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, then after 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ठीक है। these are the outcomes। हमें पहली प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, डायरेक्टली पी ऑफ ए लिख रहा हूं। हमें बोला है कि दोनों डाई पे जो डिजिट आते हैं उसका, यहां पे लिखा है द सम ऑफ द डिजिट क्या आना चाहिए 8। तो चलिए केसेस देखते हैं कौन कौन से केस में 8 आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है 3 + 5 8, 2 + 6 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8। So how many cases are there? 1 2 3 4 and 5, 5 cases are there where we get sum as an 8। फिर हमें बोला है 13, चलिए चेक करते हैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं लास्ट वाला डिजिट, वो दोनों डिजिट का सम करूं 6 + 6 12, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम सम मुझे क्या मिलेगा बेटा 12। तो 13 कभी आएगा नहीं आएगा, दैट मीन्स इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा 0। देन आफ्टर लेस देन और इक्वल टू 12, कभी कभी इसमें सिर्फ लेस देन 12 बोला हो तो आंसर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे बोला है लेस देन और इक्वल टू 12। तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 12, मतलब कि इक्वल टू 12, और बाकी के जो 35 अलग अलग आउटकम्स है उसका आंसर भी क्या होगा लेस देन 12, ये होगा 11, ये होगा 10, ये होगा 2।
तो सारे के सारे जो आउटकम्स है, ऑल 36 आउटकम्स आर देयर, जिसमें सम ऑफ डिजिट क्या होगा बेटा, लेस देन और इक्वल टू 12। तो क्या होगा यहाँ पे थर्ड इवेंट में P ऑफ C इज इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 36, 36 कट, तो P ऑफ C इज इक्वल टू 1। क्या आएगा बेटा आंसर, P ऑफ C इज इक्वल टू 1। सो इट इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ आपका पेपर 3 का सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक करना ना भूले। चलिए मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।